तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार बोर्ड का मॉडल सेट। ठीक है, जी हाँ, बिहार बोर्ड का टॉप मॉडल सेट लेके आए हैं, जो कि इसको हमने अपने हाथों से तैयार किया है इस मॉडल सेट को। ठीक ना, देखिए बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक ना, पटना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड जो है कि एग्जाम सेंटर जो हम लोग जो एग्जाम सेंटर जो पड़ता है प्रत्येक जिले में, इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में। ठीक है, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के तहत हमने आईए के लिए, मतलब कि इंटर ऑफ आर्ट्स के लिए, ठीक ना, हम लेकर आया। ठीक ना, ये जो है कि आप लोगों को पता है कि हमने लेकर आया सब्जेक्ट हिस्ट्री का, इतिहास का लेकर आया, कि इसका सब्जेक्ट इतिहास का लेकर आया। ठीक ना, इतिहास का लेकर आया, जिसमें आपका 136 प्रश्न होगा। कोड आपका ये है। ठीक है, मार्क्स, टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 100 मार्क्स का ये आपका जो है कि प्रश्न पत्र है। टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से आप लोग का 50% जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, जो कि 100 नंबर का होता है। 30 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन, 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ठीक है, टोटल मिला के 136 क्वेश्चन आप लोग का होगा, जैसा कि आप लोग सेंटअप के एग्जाम में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं हम पहला क्वेश्चन। ठीक ना, पहला प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता था बाबू नगर योजना। क्या था? नगर योजना। ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक ना, जो लोग नए बच्चे जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक ना, और दोस्तों के पास जो कि शेयर करना ना भूले। आप लोगों का पहला काम है वीडियो को शेयर करना। ठीक ना, शेयर कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर जो है कि सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कम से कम जरूर कर दीजिए। ठीक है ना, लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आप लोग को 1000 2000 बच्चे देख रहे हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर योजना। ऑप्शन ए विल बी आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी आंसर। ठीक है, चलिए हड़ क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? ठीक ना, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो किसके हाथों में था। यहाँ शासन की बात कर रहा है। हर चीज़ को चलाने के लिए कोई ना कोई शासनकर्ता जरूर होता है, जैसे कोई राजा वगैरह जरूर होता है। तो हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था, जो हमारा 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के करीब उसका काल माना जाता है, उसको चलाने के लिए किसको रखा गया था? तो उसको चलाने के लिए किसी राजा का साक्ष्य नहीं मिला बाबू। हम लोग इसको व्यापारिक मानते हैं। क्या? व्यापारी। किसके कुलीन तंत्र के हाथों में था? व्यापारियों के हाथों में था। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? ठीक ना, किसका मुख्य कारण क्या था? यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक ना, बाढ़ आक्रमण ये भी था, भूकंप ये भी था, बाढ़ ये भी था। ठीक ना, तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी आंसर। लेकिन अगर उपरोक्त सभी नहीं है, ठीक ना, और यहाँ एक और कोई कारण दिया हुआ है, ठीक ना, याद रखिएगा मेरी बात को, कि अगर क्वेश्चन आपका ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था, ठीक ना, और यहाँ अगर ऑप्शन में उपयुक्त सभी नहीं रहे, यहाँ भी जो ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है, और यहाँ कोई और भी ऑप्शन रहे, ठीक ना, कोई और भी कारण रहे, तो इसका उत्तर ओनली बाढ़ हो जाएगा। क्या? बाढ़ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ उपयुक्त सभी दे दिया है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की जो कि खुदाई हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। उसके बाद हुआ था 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा। याद रखिएगा, जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो यह रावी नदी के किनारे मिला। एक बात याद रखिएगा बाबू, ठीक ना, अगर हड़प्पा सभ्यता पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी, तो आप लोग की जुबान पे एक ही नदी आनी चाहिए, सिंधु नदी, इंडस रिवर। ठीक ना, लेकिन अगर सभ्यता हट जाए और ओनली हड़प्पा है तो आप लोग को रावी नदी करना है। क्या? रावी नदी। तो याद रखिएगा, अगर हड़प्पा में सभ्यता जुड़ जाए तो सिंधु नदी, सभ्यता हट जाए तो रावी नदी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह मतलब कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह मतलब कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो यह मिला था लोथल से। कहाँ से? लोथल से मिला था। बंदरगाह, लोग गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, क्या होता है? बंदरगाह होता है। तो इसका ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जो कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों के पास। ठीक ना, चलिए मौर्य काल में टकसाल प्रधान कौन था? ठीक ना, मौर्य काल की अगर हम बात करें तो इसमें टकसाल प्रधान कौन था? ठीक ना, तो टकसाल प्रधान इसमें से था पन्नाध्यक्ष था। कौन था? पन्नाध्यक्ष था। ठीक ना, क्या था? पन्नाध्यक्ष। ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक ना, यहाँ नीचे आप लोग को 4 राजधानी का नाम दिया हुआ है, और फिर आप लोग से क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में जो राजधानी दी हुई थी वो कौन सी राजधानी थी मौर्य काल में। ठीक ना,
और इसमें से आप लोग को जो कि उत्तर चुन के लिखना है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें से मौर्य काल की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। क्या थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, ठीक ना, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, ठीक है। मौर्य काल में 8 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल राज्य कलिंग कहाँ स्थित है, ठीक ना, मौर्य काल राज्य कलिंग कहाँ स्थित था, ठीक ना। जो मौर्य काल में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अशोक जो है कि किस पे जो है कि राज किया था, जो भी किसके वार किया था, युद्ध किसके साथ, कलिंग के साथ, ठीक ना। तो उसी कलिंग को पूछता है कि कलिंग किस राज्य में था, तो उड़ीसा में, ठीक ना, जिसकी राजधानी इसका भुवनेश्वर है, ठीक ना, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 9 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि मौर्य प्रशासन में सम्हारता कौन था, ठीक ना। सम्हारता का क्या क्या काम था, तो यह क्या करता था बाबू, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। क्या था, राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। देखिए आप लोग जो है कि तैयारी बहुत मन से करिए, कभी भी हार न मानिए, ठीक ना, क्योंकि पता है कि आप लोगों की कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, सफलता मिलेगी। हिस्ट्री ही नहीं, अगर आपका हिस्ट्री स्ट्रांग है तो जियोग्राफी, पॉलिटी, सारे जो कमज़ोर है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। आप लोग अपने अंदर भी एक हौसला रखिए, ठीक ना, क्या रखिए, हौसला रखिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न में ध्यान देते हैं कि मौर्य काल में ब्रह्मदेय क्या था, ठीक ना। ब्रह्मदेय का मतलब बोल रहा है कि जो वह वस्तु जो ब्रह्मा को दान दिया जाता है, ठीक ना, तो ब्रह्मदेय क्या था, ठीक ना। तो 10 का आपका हो जाएगा, 10 का हो जाएगा भूमि दान था, ठीक, क्या था, भूमि दान। ऑप्शन सी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था, ठीक ना। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा था। तो एक बात याद रखिए बाबू, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा ये दोनों क्या थे, इसके बेटे और बेटी थे, ठीक ना, और दोनों को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ पे, श्रीलंका भेजा, ठीक ना, श्रीलंका, जिसको हम लोग सिंघाई द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अशोक किस वंश का शासक था, ठीक ना, तो अशोक मौर्य वंश का शासक था, किसका, मौर्य वंश का, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, अशोक किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध बना था। अशोक क्या था कि बौद्ध धर्म जो कि ग्रहण किया था, तो किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आके, तो उपगुप्त के प्रभाव में आके, इसके उपगुप्त के, ऑप्शन ए विल बी आंसर, ठीक है। मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, मौर्य काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी, कलिंग तो ये था तोबली, कहाँ थी, तोबली, ऑप्शन सी विल बी आंसर, ठीक है। मौर्य का अशोक ने क्या किया था, इस पे युद्ध किया था, ठीक ना, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। चलिए आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था, आर्यभट्ट पाटलिपुत्र का निवासी था, ऑप्शन ए विल बी आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं कि भारत का प्रथम नगरीकरण कब हुआ था, ठीक ना। भारत का प्रथम नगरीकरण के बारे में पूछ रहा है, याद रखिएगा बाबू। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का ही एक अंग था हड़प्पा सभ्यता, जो कि नगरीय सभ्यता था। क्या था, नगरीय सभ्यता था। तो हड़प्पा काल क्या था, एक नगरीय व्यवस्था था, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आंसर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारी बातें, हमारी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है बाबू, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक ना। जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक लाइक कीजिए, लाइक से क्या जाता है, ठीक ना, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए 17 पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कि गीता रहस्य किसकी रचना है, ठीक ना। अगर गीता रहस्य की बात करता है तो गीता रहस्य किसकी रचना है, तो बाल गंगाधर तिलक की, ठीक ना, ऑप्शन बी विल आंसर, ठीक है। गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक ना, तो गीता के महत्व पर सबने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक ना, सबने, विवेकानंद भी किए हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक भी, ठीक ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो मनुस्मृति के रचयिता मनु थे, कौन, ऑप्शन डी विल बी आंसर, क्या हो जाएगा, मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, मनु थे। इसी मनुस्मृति में बाबू 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, कितने, 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, ठीक है। महाभारत की रचना किसने की थी, ठीक ना, महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास, वेद व्यास कहा था कि महाभारत जो है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और इसका युद्ध 18 दिन चला था, कितना, 18 दिन चला था। चलिए आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21 नंबर कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है, भी हमने बताया कि महाभारत है, क्या हो जाएगा, महाभारत, रामायण और महाभारत, ठीक ना। प्राचीन भारत का जो महाकाव्य है, एंशियंट हिस्ट्री का जो महाकाव्य है वो कौन सा है, ऑप्शन ए विल आंसर, रामायण और महाभारत, ऑप्शन ए विल आंसर, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, इसके बारे में हमने आप लोगों को ऊपर व्याख्या भी किया था कि मनुस्मृति में और महाभारत दोनों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है, जिसमें से 4 प्रकार के विवाह को सही माना गया है और 4 प्रकार के विवाह को असुर विवाह माना गया है। 4 प्रकार के विवाह को देव विवाह और 4 प्रकार के विवाह को असुर विवाह माना गया है, ठीक है।
तो इस नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश कहलाता है, ठीक ना। जो बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए थे उसको कहलाता है बाबू धर्मचक्र परिवर्तन। क्या? धर्मचक्र परिवर्तन, याद रखिएगा, ठीक ना। जब बुद्ध भगवान जब अपने घर त्याग दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में, तो उस घटना को महाभिनिशीकरण कहा गया, ठीक ना। जब उन्होंने पहला भाषण सारनाथ में दिया था तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कि त्रिपिटक में कौन सा ग्रंथ आता है तो त्रिपिटक में सूत पिटक भी आता है, विनय पिटक भी आता है, अधीम पिटक भी आता है, और ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन डी विल आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि त्रिपिटक में सब आता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अधीम पिटक, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। 25 इनमें कौन बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, ठीक ना। बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, तो आनंद थे, ठीक ना। ऑप्शन डी विल आंसर हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था, ठीक ना। को मतलब कि कहने का ये मतलब था कि किसका शासन चल रहा था, तो उस समय जो है कि बौद्ध धर्म का जो कि विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था, तो हो जाएगा कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना। और बाबू बता दें कि बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण था बर्जियान, ठीक ना, जो कि उसकी तीसरी शाखा निकल के आया बिहार और बंगाल से, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिशीकरण, ऑप्शन डी विल बी आंसर। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिशीकरण। हमने ऊपर के वीडियो क्वेश्चन में हमने इसका व्याख्या किया था कि महात्मा बुद्ध जब घर त्याग दिए थे तो महाभिनिशीकरण, जब पहला भाषण सारनाथ में दिए थे तो धर्मचक्र परिवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो महापरिनिर्वाण, ठीक है। 28 पे आते हैं, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बौद्ध संघ का स्थापना कहाँ किया था, ठीक है, तो सारनाथ में किए थे। कहाँ पे? सारनाथ में, ऑप्शन ए विल बी आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? आईन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा, अकबरनामा एक पुस्तक है जिसमें अकबर के इतिहास के बारे में लिखा गया है, अकबर के शासन व्यवस्था के बारे में लिखा गया है, अकबरनामा। अकबरनामा को लिखने वाले अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे अबुल फजल, ठीक ना। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा। अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। तृतीय खंड का नाम है आईन अकबरी, और आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया, ठीक ना। आईन अकबरी को 5 भागों में बांटा गया, और आईन अकबरी में ही भूमि को 4 भागों में बांटा गया, ठीक ना। आईन अकबरी में 4 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है, और आईन अकबरी में ही 3 प्रकार के राजस्व कर प्रणाली वसूलने की विधि बताई गई है टोडरमल के द्वारा, ठीक है। 4 प्रकार की भूमि बताई गई। 4 प्रकार की भूमि की बात करें तो पोलज भूमि, प्रतिभूमि, छछर भूमि और एक बंजर भूमि, ठीक ना। 4 प्रकार की भूमि बताई गई है। चलिए 30 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की थी? ऊपर ही बताएं, अकबरनामा का अबुल फजल, ऑप्शन डी विल बी आंसर, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, बाबरनामा या तुजू के बाबरी किसकी रचना है? तो बाबर का है। बाबरनामा या तुजू के बाबरी किसका है? बाबर का है। ऑप्शन ए विल बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 32 नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में किया गया? स्मृति मतलब कि किसके यादगार में किया गया था कुतुब निर्माण का निर्माण, ठीक ना। तो ये था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में किया गया, इतना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में। तो प्रथा की शुरुआत किसने की थी? प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर लिख दीजिएगा, ऑप्शन। अगर सिर्फ प्रथा है तो किसी प्रथा के बारे में यहाँ पूछा नहीं है, ठीक ना, लेकिन प्रथा के बारे में रोक और प्रथा की शुरुआत जो कि अकबर ने ही किया था, ठीक है। 34, भूमि सुधार संबंधित जब्ती प्रथा किसके दिन है, ठीक ना। भूमि सुधार के संबंधित जब्ती प्रथा जो कि शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो टोडरमल के द्वारा, ठीक ना। टोडरमल कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था, मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक ना। अभी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो निर्मला सीतारामन। अभी हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारामन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, ठीक ना। अकबर का मकबरा की अगर बात करें तो यह सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे? सिकंदरा में, ऑप्शन डी विल बी आंसर। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म अमरकोटा में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोटा, अमरकोटा में हुआ था, ठीक ना, कंधार या अमरकोटा, ठीक ना। चलिए 37 पे आते हैं, किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर जो कि प्रतिबंध लगाया था, ठीक ना। सती प्रथा पर जो कि प्रतिबंध लगाया था तो अकबर ने। किसने? अकबर ने, ऑप्शन ए विल बी आंसर। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को राजधानी अकबर ने बनाया था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक
जो है कि रहते थे सूफी संत शेख जो कि सलीम चिश्ती, ठीक ना। सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जो कि अकबर का पुत्र हुआ था कौन, सलीम, जो बड़ा होकर जहांगीर के नाम से जाना गया, ठीक ना। तो अकबर ने जो कि फतेहपुर को क्या बना दिया, एक राजधानी बना दिया, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत की थी, तो अकबर हो जाएगा। अकबर झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किए थे, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक ना। किस मुगल बादशाह ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था, औरंगजेब लगाया था संगीत पर प्रथम प्रतिबंध। 41 पे आते हैं कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी नगर बाबू विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कहाँ से, विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जो कि हम्पी, ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। हक्का ये हरिहर और बुक्का ने किया था, ठीक ना, हरिहर और बुक्का ने किया था। चलिए 42 नंबर, पितृदूरा शैली का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है। पितृदूरा शैली, इस शैली का मतलब होता है कि जो इमारतें बनती हैं वो शैली उन्हीं को कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा पितृदौला का हो जाएगा एतमदौला का मकबरा, ठीक ना, एतमदौला का मकबरा, ऑप्शन ए विल आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे बाबू गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 43 का बी विल आंसर, यहाँ पे बी रहना चाहिए। चलिए 44, पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, ठीक ना। पद्मिनी किस राज्य की रानी थी, ठीक ना। तो पद्मिनी की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो पद्मिनी क्या की रानी थी, तो मेवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेवाड़ हो जाएगा, ऑप्शन सी विल आंसर, ठीक ना, मेवाड़ हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए 45 पे आते हैं कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, ठीक ना। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो हो जाएगा मान सिंह तोमर हो जाएगा, ठीक ना, मान सिंह तोमर, ऑप्शन बी विल आंसर। आते हैं 46 नंबर कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। 27 नंबर क्वेश्चन कि पहली बार सेना में दाग एवं हलिया किसने ने प्रारंभ किया था, ठीक ना। पहली बार जो कि सेना में दाग एवं हलिया किसने प्रारंभ किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रामचरितमानस की रचना किसने की थी, रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो तुलसीदास ने किया था। 48 का ए विल बी आंसर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम संत की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में जो है कि साहिबा में स्थान मिला है, ठीक ना। गुरु ग्रंथ साहिबा में किस मुस्लिम संत की वाणी को जो कि स्थान मिला है, तो बाबा फरीद की वाणी को, ऑप्शन बी विल आंसर, किसका, बाबा फरीद की वाणी को, ठीक है। 50 नंबर, सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, ठीक ना। सिखों का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक ना, ऑप्शन डी विल बी आंसर 50 का। जैसे कि अभी पता है कि आप लोगों को कि सिखों के लिए कितना बड़ा जो कि सिखों के गुरु ग्रंथ साहिबा में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर में जो है कि एक लड़का ने क्या किया कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि गुरु ग्रंथ साहिब में घुसकर स्वर्ण मंदिर में घुसकर उनके जो है कि तलवार को उठाने का प्रयास किया, तो वहाँ पे जूटी भीड़ ने उसको मार के जो है कि मार डाला, ठीक है ना, पीट पीट के जो कि उसको मार डाला। तो सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिबा है। थैंक यू सो मच यहाँ तक आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। आप लोग ऐसे ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कि दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। थैंक यू सो मच।